नमस्कार, मैं हूं नीलू। कहते हैं जिंदगी में कितनी भी बाधाएं हों, चुनौतियां हों, लेकिन इन बाधाओं और चुनौतियों को पार कर जो आगे बढ़ता है, जो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने आप को खड़ा करता है, वही कह सकते हैं जीवन में आगे बढ़ता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खिलाड़ी से जो पैरा ओलंपियन है और उन्होंने देश का नाम गर्व के साथ बहुत ऊंचा किया है। हम बात कर रहे हैं प्रवीण कुमार की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और प्रवीण, जिस तरह से हमने कहा कि बाधाएं और चुनौतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को आपने पार किया। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ पूरी की पूरी लिस्ट लंबी चौड़ी है, जो आपके मुंह से भी मैं सुनूंगी और अपने दर्शकों को भी बताऊंगी। ख़ास तौर पर पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट आप बने, और किस तरह से ये पूरा सफ़र रहा, किस तरह से आप गोल्ड लेकर आए, भारत का नाम रोशन किया, ज़रा उसकी कहानी हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक में, जो कि 2020 में हुए थे, 21 में, जो कि वो 1 ईयर पोस्टपोन्ड हो गए थे। उस टाइम पे मेरा सिल्वर था। जब मैं मेडल सेरेमनी के लिए अपना ग्राउंड पे गया था मेडल के लिए, तो जब मैंने देखा कि ब्रिटेन का नेशनल एंथम बज रहा है, तो जब मुझे फील हुआ कि यार थोड़ा और पुश करके तो अपने देश का भी नेशनल एंथम बज सकता था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ये गोल्ड के लिए। मेरा माइंड तभी सेट हो चुका था कि पेरिस पैरा ओलंपिक में, नेक्स्ट पैरा ओलंपिक जो होंगे उनमें मैं गोल्ड लेके आऊँगा। और वही उसके बीच प्रॉब्लम्स आई। थोड़ी चीज़ें ऐसी भी थी मैम कि कभी कभी ऐसा लगा कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, छोड़ दूँ। लेकिन जब ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा, तब मेरे फ्रेंड सर्कल ने, मेरे कोच साहब ने, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और बोला कि होगा। और मैं प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉर्ट आउट करता गया, उनसे फाइट करता गया, और आज पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड। देखिए, हमने ऐसे ही नहीं बोला था कि आप किस तरह से अपनी तमाम चुनौतियों और बाधाओं को लेकर, और अगर आप उसको साइड में करते हैं और अपने आप को उससे आगे रखते हैं, तभी आप कुछ अचीव करते हैं। प्रवीण, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम बाधाएं आई, दिक्कतें आई, लेकिन आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके कोचेस, उन्होंने आपकी बड़ी मदद की। एक बार आप टोक्यो में सिल्वर लेकर आए और भारत का एंथम बजता सुना, तो आपको लगा कि अब अगली बार तो मेरा गोल्ड का ही टारगेट होगा। इस दौरान किस तरह से आपकी ट्रेनिंग हुई, किन किन लोगों ने सपोर्ट किया, और क्या जिस स्टेट से आप आते हैं, क्या उनका सपोर्ट भी रहा सरकार की तरफ से, या फिर जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दी उनकी तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहा? मेरे कोच डॉक्टर सतपाल सिंह जी हैं, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट 20 ईयर्स से पैराथलीट्स को कोचिंग कराते हैं। और हमारा 2018 से मैं उनके साथ में हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम मैं उनसे, मेरे को डेट आज भी याद है, 26 अगस्त 2018 को मैं इवनिंग में 5 o'clock उनसे मिला था जी। हमारी फर्स्ट टाइम मीट हुई थी उस टाइम पे। तब मैंने उनसे बोला था जैसे जाके कि मैं सर हाई जंप करता हूँ, मुझे हाई जंप में आगे बढ़ना है। तो सर ने पहले मुझे चेक किया, ऑब्जर्व किया कि बेटा आप हाई जंप करते हो, तो चलो मैं आपका एक ट्रायल लेके देखता हूँ, आप कितना कर पाते हो, या एबिलिटी जो कि टैलेंट होता है, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए मुझे ट्रायल के लिए बोला गया था। मैंने अपना ट्रायल 5:30 स्टार्ट किया था। अच्छा। और वो मैं ट्रायल पूरा दे नहीं पाया था, वो बीच में स्टॉप करवा दिया था कोच साहब ने। हाँ। ये बोल के कि हो गया ट्रायल, क्योंकि वो बहुत खुश हो गए थे मेरी जंप्स को देख के। जो मैंने 175, 180, 185 तक जंप किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया विदाउट टेक्निक। अच्छा। मेरे पास टेक्निक नहीं थी उस टाइम पे। जैसे नॉर्मली गांव में लोग एक रस्सी पकड़ के उसको ऊपर से कूदने लगे। मतलब 4 लोग मिल गए और वहाँ पे अपना प्रैक्टिस शुरू कर दी, उस तरीके से। वैसे मैंने स्टार्ट किया था। तो जब सर ने देखा कि पैर में स्ट्रेंथ है और स्कोप भी है कि अपना स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, तो सर ने मेरे को अपने पास रख लिया। और तब उन्होंने फैमिली को जैसे बोला, तो फैमिली का सपोर्ट ऐसा था कि पापा रेडी थे हर एक चीज़ के लिए। लेकिन कोच साहब ने फैमिली पे इतना लोड नहीं आने दिया कि उनको लगे कि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से वो किसी चीज़ में मेरे को पीछे रख रहा है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कभी भी, जैसे
इक्विपमेंट की ज़रूरत हो या फिर खाने की या फिर कपड़ों की, तो उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग 2018 से ही सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले स्पॉन्सर मेरे लिए तो मेरे कोच साहब थे, अच्छा। जिन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया था हर एक चीज़ में। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ने लगे अपने गेम्स में, तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ टोक्यो पैरालंपिक्स में, तो उस टाइम पे मुझे ओजीक्यू का सपोर्ट मिला, जो कि मेरा स्पॉन्सर है, ओलंपिक गोल्ड क्विस्ट। फिर हमें टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम गवर्नमेंट स्कीम है स्पोर्ट्स की, उसने सपोर्ट स्टार्ट कर दिया हमें देना। और फिर हमारी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती चली गई। अच्छा, देखिए आप अगर प्रवीण के अचीवमेंट की बात की जाए तो वो भी ज़रा बता दूं कि पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था T64 कैटेगरी। प्रवीण, अगर मैं सही हूं तो बताइएगा। पुरुषों के हाई जंप में T64 कैटेगरी में 2.08 मीटर की ऊंचाई तक इन्होंने छलांग लगाई और गोल्ड अपने नाम किया। देखिए, ये बहुत सारे अचीवमेंट हैं, कुछ अचीवमेंट हम प्रवीण से भी सुन लेते हैं। इसके अलावा प्रवीण, 2 तो आप मेडल पैरा ओलंपिक में लेकर आए, एक टोक्यो में, एक पेरिस में, लेकिन इसके अलावा और क्या अचीवमेंट और क्या मेडल, किस तरह से आप हमारे दर्शकों को बताएंगे ताकि वो भी इंस्पायर हो कि आप इतनी सारी चीज़ों, इतनी सारी मेडल्स देश के लिए लेकर आए। 2019 में मेरा सबसे पहला गेम था पैरा का, वो था स्विट्जरलैंड। अच्छा। जहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल जीता था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और उसके बाद वर्ल्ड ग्रांड पिक्स में मेरा गोल्ड था विद एशियन रिकॉर्ड। अच्छा। और वो भी मैंने 2020 में खेला था स्टार्टिंग में। और उसके बाद टोक्यो पैरालंपिक्स में मेरा सिल्वर था। उसके बाद मेरा एशियन गेम्स में गोल्ड था विद एशियन रिकॉर्ड। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज था। और अभी पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड है। और मैं अर्जुन अवार्डी हूँ। और मैं यंगेस्ट प्लेयर था 2020 में जिसने पैरालंपिक्स में सबसे कम एज में मेडल जीता था। आप सुनिए कि आप कितने सारे अचीवमेंट प्रवीण के नाम हैं। और देखिए, सुन के लगता है कि प्रवीण ने कमाल कर दिया, अर्जुन अवार्डी भी हैं। और प्रवीण, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी आप लोगों की? हाँ, मेरी अब तक 4 और 5 टाइम्स मेरी हो चुकी है। तो कैसा लगा प्रधानमंत्री? क्योंकि प्रधानमंत्री हमने देखा है कि खेल को किस तरह से बढ़ावा देते हैं, खिलाड़ियों को किस तरह से बढ़ावा देते हैं, और सबसे अच्छा कि वो खुद भी इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं खिलाड़ियों को, और बिल्कुल अपनापन उनके साथ लोग महसूस करते हैं। आपको भी ऐसा लगा? अभी मैंने जैसे अभी पेरिस पैरालंपिक के बाद मैं अभी मिला था उनसे। हाँ। तो लास्ट टाइम मैं उनसे मिला था एशियन गेम्स में। अच्छा। तो सर ने बोला था मुझे कि अब पेरिस पैरालंपिक्स आ रहे हैं। मैंने बोला हाँ सर। तो बोले कि आपका क्या लक्ष्य है उसमें? मैंने बोला सर, लक्ष्य तो गोल्ड का है, क्योंकि सिल्वर में ला चुका हूँ अपने देश के लिए टोक्यो में, तो इस बार गोल्ड ही लाऊंगा, आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो सर ने फिर 2 बार मेरे से पूछा था कि पक्का? मैंने बोला था हाँ सर पक्का। तो मैं अभी उनसे मिला तो मैंने यही बात उनसे कही, तो वो बहुत खुश हुए और मुझे बधाइयाँ दी। फिर उन्होंने बाद में मिलके सभी से मतलब फ्रेंडली बात की। उन्होंने पूछा जैसे कि जैसे तुम गेम में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो ड्यूरिंग द कंपटीशन आपको कैसा फील हो रहा था? अच्छा। आप अपने डर पर कैसे काबू कर पा रहे थे? आप अपने फोकस को कैसे बनाए रखे कंपटीशन पर रख रहे थे? जो क्राउड था उस क्राउड से आप कैसे अपने आप को बाहर पा रहे थे कि आपको मेंटली डिस्ट्रेस फील ना हो कि आप अलग हैं, कोई आपको चीयर अप कर रहा है। तो होता ना कभी कभी कि हम एक बड़े टूर्नामेंट पे जब compete करें और जब क्राउड पब्लिक आके आपको चीयर अप करने लगे तो कभी कभी वो थोड़ा मेंटली प्रेशर डालने लगती है चीज़ें। कभी कभी लगता है कि और वो भी ग्राउंड आपके देश का ना हो, आपके ऑडियंस आपके हिसाब की ना हो, तो थोड़ा सा एक फियर सा हो जाता है, मन में डर फियर हो रहता जाता है। हाँ। उस टाइम पे अपने हाथ में ये चीज़ होती है कि या तो क्राउड की तरफ ज़्यादा माइंड लगा लो, उसकी तरफ फोकस रख लो, नहीं तो जो कर रहे हो। मेरा हाई जंप इवेंट था तो मैं बस हाई जंप के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे ठीक करना। मैं क्राउड जैसे था 160,000 पीपल्स थे जो कि पूरे स्टेडियम में थे, तो जब मैं उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, वो चीयर अप कर रहे हैं, मुझे कुछ साउंड आ रहा है। हम बैठे हुए हैं तो मैं आपको जो बातें बोलूँगा वो आपको सुनाई नहीं देगी, इतना क्राउड इतना शोर था। बताइए जरा। और उसमें पूरा कंसंट्रेट करके
एक अच्छी छलांग जिसमें आपको मेडल मिल सके, जी, बहुत जी, बड़ी जी, बात जी, होती जी, है। तो देखिए प्रवीण ने बताया कि किस तरह का क्राउड था। अब चलिए खेलों की बात हो गई, अब थोड़ा प्रवीण के निजी ज़िंदगी की भी बात कर ले। प्रवीण, अगर बात की जाए आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई और किस तरह से आप इस फील्ड में आए? किसने आपको मोटिवेट किया, क्या सोच कर आए? और किस तरह की दिक्कत आपको बचपन से थी जिसके बाद आपको लगा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जब किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी होती है तो लोगों को लगता है ये पता नहीं क्या कर पाएगा। ऐसी है, समाज की मानसिकता ऐसी है, लेकिन आपने जो कर दिखाया और बहुत सारे ऐसे लोगों ने कर दिखाया है जिसको देखकर लगता है कि जो पूरी तरह से सक्षम है वो भी इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए जो डिसेबल पर्सन होता है हम्म, उसकी लाइफ तो उसके बाय बर्थ जब से उसे डिसेबिलिटी मिलती है, चाहे वो बाय बर्थ हो बाय एक्सीडेंट हो, हम्म, तब से उसकी जर्नी फाइट के द्वारा स्टार्ट होती है। हम्म, ताने मिलना, बिल्कुल। कमेंट्स कि बेचारा, ये बेचारा वर्ड जो होता है ना, हम्म। ये कहीं ना कहीं एक डिसेबल पर्सन या फिर उस चीज़ के लिए ठीक नहीं है कि और जिसको आपको आप बेचारा तोड़ता बोलो। है, आपके मनोबल को तोड़ता हाँ है हाँ, इस तरह की चीजें। आपके ट्रस्ट कॉन्फिडेंस ये सारी चीज़ें वो ढीला कर देता है, मतलब लूज कर देता है बिल्कुल कि आप यार बेचारा है। हाँ। उसको ऐसे फील कराओगे ना कि यार तू कुछ है नहीं, कर नहीं हाँ, सकता, बिल्कुल, बिल्कुल। कमज़ोर है, हाँ। तो वो इंसान फिर घुटने टेक देगा या फिर वो डबल स्ट्रांग होके वो अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाएगा। वैसा ही मेरे साथ प्रवीण, था। सबसे बड़ी बात है कि सब में वो बात नहीं, जैसे आपने हर चीज़ को दरकिनार करके आगे बढ़े। उसके लिए कहते हैं ना कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक मजबूत कलेजा और कुछ करने की तमन्ना आपके मन में होनी चाहिए, और तभी आप उस वैसा कुछ कर सकते हैं जो आपने आज अचीव किया। तो क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को जो खास तौर पे इस तरह की चीज़ों को लेकर हार जाते हैं, तो आप किस तरह से फिर आगे बढ़े, किस तरह से इस खेल में आए, वो ज़रा बताएं। जैसे मेरा बर्थ हुआ था हम्म, तो फैमिली को कुछ ताने सुनने के लिए मिले थे कि बेचारा कैसा, मतलब ये अपनी लाइफ कैसे जिएगा, आगे फ्यूचर कैसा होगा। तो फैमिली सुन रही थी, तो फैमिली अब बोले भी क्या। अब किसी की फैमिली में एक डिसेबल पर्सन पैदा हो जाए तो वो क्या सोचेगा। सही बात। तो फिर जब मम्मी ने ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। उनको बस सामने जो मैं था वो दिख रहा था कि हमारा बेटा है। तो फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता था तो वहाँ से ताने मिलते थे। मेरे पैर में प्रॉब्लम है तो पैर की वजह से लंगड़ा लूला ये चीज़ें थी सामने। फिर अलग अलग नाम से पुकारना, फिर अपने आप को ये फील कराना कि तू अलग है, तू हमारे जैसा नहीं है, सेम नहीं है। अगर डिसेबल पर्सन को आप तब तक उसको डिसेबिलिटी का मतलब समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको किसी चीज़ को करने से रोको नहीं। या वो खेलना चाहता है, आपको रोक दो कि नहीं बेटा आप नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है आपको। वो कहीं आपके साथ चलना चाहता है, नहीं बेटा मुझे दूर तक जाना है, आप थक जाओगे बीच में। तो या फिर उसका बड़ा गोल है, वो चाहता है कि मैं पुलिस में जाऊं या फिर मैं आर्मी में जाऊं। आप उसको बोलो बेटा आप कर नहीं सकते क्योंकि आपकी ये प्रॉब्लम है। तो अब उन चीज़ों से आपको रोकने लगो उसको, तो उसको समझ में आया कि हाँ डिसेबिलिटी इसको बोलते हैं। डिसेबल पर्सन के लिए डिसेबल वो चीज़ नहीं, वो जी रहा है। आपको एहसास कराते हैं। हाँ हाँ, एहसास कराना उसके लिए डिसेबिलिटी है। आपके लिए डिसेबिलिटी है कि आप सोच रहे हो कि वो देखने में डिसेबल है, ये है, लेकिन उसकी जो सोच है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते उतना लंबा सोच रहा है, उतना करने की उसके पास क्षमता है, वो आप देख नहीं पा रहे उसके माइंड में क्या चल रहा है। क्या मजबूत इरादे हैं। हाँ हाँ, जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ थी तो फ्रेंड सर्कल था मेरा, जैसे वो पार्टीज वगैरह में जाते थे मुझे लेके नहीं जाते थे, छोड़ देते थे। बर्थडे पार्टी हुई तो मेरे को छोड़ दिया, मेरे को भूल जाते थे बहुत सारी चीज़ों में। अब खेलने के लिए मैं उनको बोलता था क्रिकेट खेलते थे तो मैं भी चलता हूँ, फिर वो अपनी टीम में रखते नहीं थे, बोलते थे। अब वो होता है ना कि बच्चों में ये होता है कि उनको स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहिए अपनी टीम में, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मैच हार जाएंगे। तो उन्होंने मतलब मुझे रखा नहीं उस हिसाब से। फिर मैं अपनी से जो मेरे से मैं जब 14-15 साल का था तो मेरे से जो 21 7-8 साल के जो बच्चे थे जो अपने गोल्स के लिए देख रहे थे कि मुझे आर्मी में जाना है, मैं वहाँ जाऊँगा, मतलब उनका जो माइंड का जो लेवल था वो अपग्रेड वाला था। वो ये नहीं सोच रहे थे कि जैसे हम छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे को अलग करने, तो वो उनका वैसा नहीं था। मैं जैसे वो मुझे बैठता हुआ देखते थे कहीं पे कि ये बैठा हुआ है, इसको खिला नहीं रहा है कोई, तो वो मुझे अपने साथ ले जाते थे। वो गेम खेलने गए तो साथ में ले गए, टहलने गए तो साथ में ले गए। और जैसे मैं उनके साथ घूमता था तो
उनसे मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली थी, उनके लिए जो 22-23 ईयर्स में उनके लिए सक्सेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इन्जॉयमेंट्स और ये सारी चीज़ें, बर्थडे पार्टीज, इन सब से ज़्यादा उनके लिए सक्सेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो अपने चीज़ों में ये सोच रहे थे कि जैसे कोई बोलता था कि मुझे आर्मी में जाना है, मेरा ये फिजिकल है, ये है, मुझे इसकी तैयारी करनी है, मेरा अभी इतना टाइम आ रहा है, ये आ रहा है। तो मेरे को लगा कि यार इन्जॉयमेंट और ये सारी चीज़ें करने से अच्छा तो मतलब उनके सामने सक्सेस रेट एक गोल अच्छा है। था। हाँ। एक गोल था हाँ। कि मुझे इस गोल को पहले टारगेट को मतलब अचीव करना है, उसके बाद बाकी चीजें हैं। हाँ, हाँ। जो चीजें आपको मोटिवेट कर गई। हाँ हाँ हाँ, मुझे फिर वहाँ से वो चीज़ें जब सीखने को मिल गई, फिर एक बार मुझे याद है कि मैं खेल रहा था, तो जैसे कमेंट्स कर रहे थे कि तू यहाँ आ जा, ये ले जा, लंगड़े, ऐसे करके कमेंट्स पास कर रहे। तो मेरी मम्मी मेरे को बुलाने के लिए आई खाने के लिए, तो उन्होंने ये सब सुन लिया। तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने सुनी तो उनको बहुत बुरा लगा। उनको वैसा फील हुआ कि यार मेरे बच्चे को ऐसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है। तो फिर जब मैं उनके पास चला गया, मेरे सामने उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना उनसे मेरे फ्रेंड सर्कल से कुछ बोला। फिर मैंने उनको इस चीज़ के लिए रोते हुए देख लिया था कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब मुझे भी बुरा लगा, मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, तब मुझे सीधा समझ में आने लगी चीज़ें। तो फिर एक बार मैं फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही मैं घूम रहा था, तो कमेंट्स पास हो रहे थे, आपस में मौज मस्तियाँ कर रहे थे। तो मेरी डिसेबिलिटी को ऊपर लेकर उन्होंने मौज मस्तियाँ करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा, अंदर से हर्ट होगी बातें, क्योंकि मैं समझ चुका था कि समझ आ रहा था मुझे कौन क्या बोल रहा है और किस चीज़ के लिए बोल रहा है। मैं रोते रोते मम्मी के पास आया, तो मैंने मम्मी से पूछ लिया, मम्मी मैं मतलब ऐसा क्यों, मैं इन सबसे अलग क्यों, मेरी फिजिकल इनसे अलग क्यों है, कि मैं पैर से प्रॉब्लम, इतना ये सब मेरे बारे में क्यों इतना बोलते हैं। जब मम्मी ने मुझे अभी भी याद है एक बात बोली थी, बेटा तू इन सबसे अलग है, तू इन सबसे कुछ हटके करेगा, इसलिए तेरे को ये सारी बातें बोलते हैं। फिर कैसे इस फील्ड में कहाँ से शुरुआत हुई? मेरी एक लाइफ, एथलीट एथलीट की लाइफ मेरी स्कूल लाइफ से स्टार्ट हुआ था। मैं वॉलीबॉल खेलता था। वॉलीबॉल की जर्नी जब मेरी चल रही थी बीच में, मेरे को वॉलीबॉल बहुत पसंद था। तो मैं अपने स्कूल में जाके टीचर्स के पास जाके बोलता था, सर मेरे को वॉलीबॉल खेलना है। तो सर मेरे को मना कर देते पहले, डिसेबिलिटी को देखते हुए, वो भी रोक रहे थे मेरे को कि बेटा आप नहीं कर सकते हो, ये प्रॉब्लम है। मैंने बोला ठीक है सर, एक बार चांस करके देख लीजिए, मुझे एक चांस दीजिए, मैं अगर अच्छा नहीं कर पाऊँ तो आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगा। फिर भी उन्होंने मेरे को मना कर दिया। 1-2 वीक ऐसे बीत गया, मेरे को डेली जाता था मॉर्निंग में। जब ज़्यादा टाइम हो गया तो सर ने मुझे एक चांस दे दिया, बोले कि तू एक बार करके देख ले, तू आजा, मैं तेरा ट्रायल लेता हूँ। तो मैं वॉलीबॉल खेला, मैं डिफेंस किया मैंने, तो उनको मैं पसंद आ गया। अच्छा। वो होता है ना जैसे नफरत होती है, फिर वो किसी चीज़ से अचानक ही चेंज हो जाए वो प्यार में, वो चीज़ें हो गई थी मेरे साथ। तो वो टीचर को मैं बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि बेटा ठीक है, तू वॉलीबॉल खेला कर, अच्छा, डेली आया, मैं सिखाऊंगा तेरे को। बोला ठीक है सर, मैं उनके साथ खेलने लगा। फिर स्पोर्ट डे हुआ था 2015 और 14 के आसपास, जब मैं 9th में था, प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में जेवर में। फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे एथलेटिक्स मीट हो रही है। अब एथलेटिक्स मीट जब मुझे पता चला कि कल की मीट है और मेरे को कम्पीट करना है, मेरे को दोस्तों ने बोला, फिर मेरे भाई ने बोला कि तू एक बार देख ले। मैंने बोला मैंने यार मैं कम्पीट किस में करूँ, मुझे ये नहीं पता एथलेटिक्स में करना क्या है, रनिंग करूँ, जंप करूँ, थ्रो करूँ क्या। फिर हमने सोचा कि यार करना क्या है। हाँ। मैं फिर डिफेंस और मैं स्पाइक करता वॉलीबॉल में, जंप करता था, स्पाइक करता था, हिट करता था बॉल को। तो फिर हमने बोला कि तू एक बार हाई जंप करके देख। फिर हमने वैसे ही एक लकड़ी पड़ी हुई थी, उसको उठाया और वैसे ही हमने जंप करने लगे। अच्छा। तो वहाँ से थोड़ा स्टार्ट हो गया कि वहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम जंप वैसे की थी, तो उन्होंने बोला कि तू इसमें कर सकता है। फिर मैंने सर को बोला जाके, सर मुझे कम्पीट करना है हाई जंप में। बोले कि बेटा तुम डिसेबल और एबल बॉडीज का कंपटीशन है नॉर्मल लोगों का, तो आप कैसे कम्पीट करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाई जंप एक ऐसा इवेंट है, पैर मुड़ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। फिर जैसे आप चल पा रहे हो, जो आप कर पा रहे हो, फिर बाद में वो भी नहीं कर पाओगे, कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। बोले कि मैं परमिट नहीं कर सकता हूँ, मैं अलाउ नहीं करूँगा। मैंने बोला ठीक है सर। मैं वहाँ से निराश होकर मैं आ गया घर पे। मैंने फैमिली को बोला, तो मेरी फैमिली ऐसी है कि मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज़ के लिए तो वो आगे हो जाती है, लड़ जाती है, ये खुश होना चाहिए बस, उनका वैसा है। तो जब मैंने बोला मुझे पापा जी को बोला, मैंने पापा ऐसे मुझे रोका गया, मुझे खेलना है। तो मैंने जब उनको बोला तो पापा ने क्या बोला कि ठीक है बेटा,
किस में कम्पीट करना है? मैंने बोला पापा मुझे हाई जंप करनी है, ऊंची कूद होती है, उसमें कम्पीट करना है, कल कंपटीशन है, कल मॉर्निंग में 7 बजे मुझे जाके वहाँ पे बैठना है और 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अब एंट्री 2 वीक पहले ख़त्म हो चुकी है, लास्ट डेट कब की निकल चुकी है, मुझको वही है फ्री कार्ड वाली एंट्री करानी है जाके। तो फिर मैंने जब उनको बोला तो पापा ने मैनेजर सर से प्रिंसिपल मैम से बात हुई कि करी कि बेटा कि हमारे बच्चे को खिलाओ कि थोड़ा इसका मन है, डिसेबल है और इसके मन में जो चीज़ें चल रही हैं उसको आप तोड़े ना, थोड़ा ध्यान में रखिए। तब मैडम ने सारी चीज़ों को समझा तो उन्होंने आप फिजिकल टीचर को कॉल करके बोल दिया कि प्रवीण नाम का एक लड़का आएगा, उसकी एंट्री कर देना आप। यानी वहाँ से आपको एंट्री मिली, नॉर्मल बच्चों के साथ हाँ, आपने हाँ, खेला। फिर पैरा ओलंपिक के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए फिर किस तरह से आपको पता चला? मैं एबल बॉडीज़ का कंपटीशन खेल रहा था। हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन था अपने नोएडा में। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे मुझे अशोक सैनी सर मिले थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तू ये एबल बॉडीज का कंपटीशन खेल रहा है, ये बेकार है, हाँ। ये तेरे लिए ठीक नहीं है। एक पैरा स्पोर्ट्स होता है अच्छा। जो कि डिसेबल पर्सनस के लिए होता है, जो कि अलग होते हैं। अब उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी जो कि मेरे कोच हैं अभी, उनका नंबर दिया कि बेटा तू इनसे मिल, और मेरी बात भी करा दी थी उन्होंने फ़ोन पे कि ये बंदा आपके पास आएगा, आप एक बार इनका देख लेना। अच्छा, यानी सतपाल जी से मिलने के बाद फिर आप इस लाइन में पैरा ओलंपियन हाँ। के तौर पर हाँ। या पैरा ओलंपिक्स या पैरा खेल में फिर आप वहाँ से आपकी एंट्री 2018 से स्टार्ट किया था। अच्छा, 2018 से। तो प्रवीण अब ये बताइए, जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे, अब इतने बड़े आप एक अचीवर के तौर पर हैं, लोग आपको अचीवर के तौर पर देखते हैं, अब उनका रवैया कैसा है? मैम वो चीज़ हो जाती है जैसे अब घर में भी रेस्पेक्ट नहीं मिलती है जब तक आप कुछ कमा के नहीं ला के दोगे। बिल्कुल। तो मतलब कह सकते हैं कि अब उनकी जब तरफ से हाँ, जब रेस्पेक्ट मिलनी है, आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो कमानी पड़ती है। अब जब आप कमाने लगोगे ना, जब आप कमाने लगोगे तो वो आपको रेस्पेक्ट देने लगेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे। फिर आपकी जो खामियां होंगी, जो आपके बारे में टोन्स भी मारते होंगे कि ये वो सब ऐसा खत्म। था, हाँ वो वो चीज़ें चेंज होएगी। नहीं मैं जानता था ये ऐसा करेगा। फिर ऐसी सब अच्छी अच्छी बातें फिर करने अच्छी अच्छी लगते हैं। बातें होती हैं। अच्छा, मतलब यानी कि अब सब आपके लिए अच्छे हैं। हाँ, हाँ। और आप सबके लिए अच्छे हो गए। वो मैम ऐसी बात हुई ना कि अगर आपको गोल को अचीव करना है ना, तो आपको बड़े लेवल तक भी ये जो टॉन्ट्स मारते हैं, नेगेटिव थॉट्स वाले जो बंदे होते हैं, वो आपको ऐसी लेवल पे ले जाके खड़ा कर देते हैं जो आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि और वो देखिए, चीज़ें कहीं ना आपको- कहीं आपको मोटिवेट भी करती है। हाँ, हाँ, वो चीज़ ये मोटिवेट बहुत करती बड़ी है। बात है कि आपको मोटिवेट भी करती है। आप प्रवीण ये बताइए, अब अगला गोल आपका क्या? मेरा अभी अगला गोल है, मेरे को एबल बॉडीज में पार्टिसिपेट करना है दोबारा से, नॉर्मल गेम्स में सीनियर में। अच्छा। उसमें मेडल जीतना है। और अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है मेरी अभी नवंबर में 2025 में। तो मेरे पास 1 साल है और वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेरे पास गोल्ड नहीं है। हाँ। तो मेरे को अपने भारत के लिए गोल्ड लाना है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। देखिए, इतने सारे गोल्ड लाने के बाद भी अभी भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं कि भारत का नाम और ऊपर लेकर जाया जाए। आपके आने वाले फ्यूचर के लिए आपको एक बार फिर से बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। आप बेहतर से बेहतर करिए प्रवीण, और इसी तरह से आगे बढ़िए और देश का नाम रोशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।